हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फोर्स देखा, कूलम्बियन फोर्स जो हमने देखा कूलम्ब्स लॉ, उसमें उसके सम्स भी कर लिए और पूरी जेई नीट के भी बेसिक कंसेप्ट उसके क्लियर कर लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड क्या होती है, इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को 11th के चैप्टर नंबर 8 में मिल चुकी है। ओके, उसमें आपने देखा है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो यहां पे आपको मैं बताता हूं कि ये हमारी अर्थ है बेटा, और अर्थ के आसपास उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ओके, समझ लीजिए मास ऑफ अर्थ एम है। अब ये कंसेप्ट क्या था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसका बेनिफिट इसमें होने वाला है, इसलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सेंटर से मान लो r दूरी पे एक स्मॉल m मास लेके आए, तो उस स्मॉल m मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, तो GMEm ओवर आर स्क्वायर लगता है। GMEm ओवर आर स्क्वायर लगता है भाई, ठीक है। अब वहां पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ओके आई डिफाइन किया था F/m, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GME ओवर आर स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का इक्वेशन है। यानी कि इस पॉइंट के पास आप कोई भी मास अगर लाओगे तो उसके लिए इंटेंसिटी इतनी रहेगी, वो उस मास पे डिपेंड नहीं करती है। देखो यहाँ पे कहीं पे स्मॉल m नहीं है। ओके, तो ये हमने डिफाइन किया था। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट with the reference with this concept। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको सोचना है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y एंड z। इस कोऑर्डिनेट के जो सेंटर है, ओरिजिन है, वहां पे आपको सपोज करना है प्लस क्यू चार्ज। ओके, तब ये जो प्लस क्यू चार्ज है अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। अब उसने वो फील्ड बनाई है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है, तो हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वी रिक्वायर्ड वन टेस्ट चार्ज, जो इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो फील्ड है वो कितनी है वो चेक कर ले। फॉर दैट we require टेस्ट चार्ज, एंड टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो है Q नॉट। इसको बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज, जो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू हम 1 यूनिट मानते हैं, 1 मानते हैं। ओके, क्लियर, समझ गए। अब ये बहुत दूर था, मान लीजिए जब ये बहुत दूर था तब इसका फोर्स उस पर लग रहा था पर इंटेंसिटी कम थी, तो धीरे धीरे उसको नजदीक लाए तो इंटेंसिटी फोर्स की वैल्यू जो है उस पर रिपल्सिव फोर्स जो बढ़ता गया। अब रिपल्सिव क्यों है, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है। तो अगर मान लीजिए हमने इसको लेके आए एट आर पोजीशन, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगता है, मान लीजिए F। ओके, और फोर्स की डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर r कैरेट से बता देते हैं, क्योंकि वो r कैरेट की डायरेक्शन में है, r कैरेट। क्लियर, तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q नॉट बाय Q, एंड व्हाट इज द इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू K। वी कैन ऑल्सो राइट
1/4πε0। और वही बेटर वे है, क्योंकि कई बार अगर मीडियम में है तो इसमें हमें पता नहीं चलता है, उसमें हमें पता चलेगा 1/4πε0 लिखेंगे ना। इट इज ओके, अभी यही रखते हैं Q0/r²। अगर वेक्टर करेंगे तो r कैरेट हो जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा हुआ है, कूलम्ब्स फोर्स है। ओके, और ये कौन सा फोर्स बोलेंगे हम इसको? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये लग गया इतना। अब डिफाइन करते हैं फील्ड। अब फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये जो चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, इस सोर्स चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट के पास, एट एनी पॉइंट अराउंड द सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कोई पॉइंट के पास डिफाइन होगी, और किस तरह से होगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल याद रखना जो इसमें था, फोर्स पर यूनिट मास, क्योंकि ये मास के रिगार्डेड सिस्टम है और ये चार्ज के रिगार्डेड सिस्टम है, दैट्स व्हाई फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर हुआ? ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E is equals to F upon Q0. We can also write F of R and E of R. वेक्टर भी हम उसको कर सकते हैं R को। इट इज ओके, समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डेफिनेशन जो मैं बोला वो आप नोट कर लीजिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट around the source charge is defined as the force per unit charge at that point. Simple. Clear हो गया? ओके, तो यहां पे इसका आप आगे आप इक्वेशन बनाइए। तो क्या इक्वेशन बनेगा? फोर्स के Q0 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा KQ/r² इंटू r कैरेट। क्लियर है? समझ में आया? बेटा ये इक्वेशन भी एक और थियरी का आ गया। अब इस सेम थियरी को आप क्या बोल सकते हो? मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहां पे फाइंड किए हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो ये लिख लेना कि भाई एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो ये एक्सप्लेन करना है और ये इक्वेशन ऑब्टेन करना है। ये मैं फिर से नहीं चलाऊंगा, इसी में मैंने बता दिया। ओके, क्योंकि सेम है, क्यों टाइम वेस्ट करें, जबकि एक में ही दोनों काम हो गए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपका ये काम हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ओके, पक्का। अब यहाँ पे हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो आपको नोट करने रहेंगे। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या आपको नोट्स बनानी रहेंगी। इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो आपको नोट कर लेना है, कैसे कैसे हम क्या क्या डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है is a vector quantity। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। अच्छा, उसकी डायरेक्शन होती है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सिंपली प्रूव दिस F upon Q0। दैट मीन्स व्हाट?
इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of the electric force. Clear? Okay. Second, electric field, short में लिख रहा हूं, is independent of test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कहीं पे भी टेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। तो उसके इक्वेशन में कहीं भी टेस्ट चार्ज नहीं है, इसलिए वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ क्यू नॉट is very small। जो Q नॉट की वैल्यू है वो बहुत छोटी है और यह छोटी होनी चाहिए। Why? फॉर एग्जाम्पल हम इसकी फील्ड की बात कर रहे हैं और ये Q नॉट अगर इसकी फील्ड में आए और इसकी वैल्यू बड़ी हो तो ये इसकी फील्ड को अफेक्ट करेगा, और जो हम फाइंड कर रहे हैं प्लस क्यू कैपिटल क्यू की फील्ड वो नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ये इंटरफियर करेगा उसकी फील्ड में अगर इसकी वैल्यू बड़ी है। इसीलिए वैल्यू ऑफ क्यू नॉट मस्ट बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा वो लिख रहे हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ ओवर क्यू नॉट। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। दिस मीन्स व्हाट? क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल, वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल। वाई वेरी स्मॉल? बिकॉज यहां पे हम कैपिटल क्यू की फील्ड फाइंड कर रहे हैं और उसको दूसरा चार्ज आके इंटरफियर करेगा तो हम वो नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसीलिए एक्सपेरिमेंटली उसकी जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है भाई। दिस मीन्स व्हाट? Electric field follows the inverse square law. This is the simple relation we have seen in the previous lecture of Coulomb's force. So that similarly electric field is also proportional to 1 over r square. That means what? It follows inverse square law. Okay? तो ये आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसमें। ओके, एक और इसका यहां पे हम ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर सिंपली इस तरह से होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर है इसलिए इस तरह से ये डिक्रीज होगा। ये हमने पहले देखा हुआ है तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे जगह रखी है, क्यों? रीजन देखिए, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? आउटसाइड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? आउटसाइड। बट अगर नेगेटिव चार्ज होता देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अट्रैक्शन होता, अगर ये माइनस कर दे बेटा, ये जो फोर्स इधर बताए ये प्लस है तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, तो यानी अभी तो पॉजिटिव है, पर अगर माइनस कर दे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो फील्ड भी इनसाइड। तो माइनस के लिए फील्ड कहाँ होगी? इनसाइड। यहाँ समझाना था इसलिए ये डायग्राम मैंने रफ नहीं किया तो ये समझ गया। क्लियर ना? प्लस के लिए आउटसाइड, ये खास याद रखना है, और माइनस के लिए इनसाइड, टुवर्ड्स और आउटवर्ड। ओके, यहाँ पे आउटसाइड एंड
इनसाइड आप देख सकते हो। क्लियर हो गया? ओके, अब इसको साफ कर देते हैं और यहाँ पे कुछ और हम इसके जरूरी पॉइंट देखते हैं। ये फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया। अब यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या होता है भाई, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होगा? तो यूनिट आप देख सकते हो इधर से इक्वेशन से, फोर्स अपॉन चार्ज, दैट मीन्स व्हाट, न्यूटन पर कूलम। फोर्स का न्यूटन, इसका कूलम, तो यूनिट आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला इससे बना सकते हो आप। डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी MLT। कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। न्यूटन की 11 - 2 हो जाता है, कूलम का A1 T1 होता है, तो क्या लिखा जाएगा? 1 1 तो ऐसा ही रहेगा, T -3 और ये माइनस 11 - 31 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से आप बना सकते हो। इसका एक और यूनिट आता है जो कहीं आपको अभी देखने को मिल जाए। अभी आप सम सॉल्व करो, कहीं पे देखो भाई ये तो पढ़ाया नहीं, क्योंकि ये आगे आता है, जो होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। जो नेक्स्ट हम जो आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 6 पॉइंट्स हो गए। आप इनको नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो इसमें कोई पॉइंट बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं रहता है, बाकी इतना क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। अच्छा, पॉइंट चार्ज की मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि पॉइंट चार्ज की हमने देख ली ऑलरेडी। अब हम इसमें डायरेक्टली आगे चलते हैं और बात करते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज की फील्ड कितनी। किसी भी पॉइंट के पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस ओके। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिस्टम है पॉइंट चार्ज की, तो आपको पता है K/r², याद रहना चाहिए बस ये इक्वेशन। अब सिस्टम हम ले लेते हैं यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ Q1 चार्ज, ओके। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं चलो Q2 चार्ज। मैं 3 ही लेता हूँ, ज्यादा नहीं, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, पास में ले लेते हैं पॉइंट P। तो ये Q1 Q2 Q3 N तक जा सकते हैं और हम आगे N तक ही जाएंगे। इन 3 के कारण P के पास फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये इनका डिस्टेंस देख लेते हैं। इसका है R1P, इसका है R2P, वेक्टर है इनके बीच के डिस्टेंस बताते हुए, और R3P। क्लियर ना? 1P 2P एंड 3P। अब 1, ये तीनों पॉजिटिव लिए तो इनकी फील्ड कहाँ होगी? आउटसाइड। तो 1 की इधर जाएगी, इसको मैं E1 बोल देता हूं। 2 की बेटा इधर चलेगी, इसको हम E2 बोलेंगे, अलोंग द लाइन होगी। और इसकी इधर हम बोलते हैं इसको E3। ओके, पक्का E1 को थोड़ा छोटा लिख लेते। अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या लिखा जाएगा बच्चों? E at P is equals to E1 plus E2 plus E3। ये अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थियरम, याद है ना?
सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से सभी का वेक्टर एडिशन कीजिए, यू विल गेट द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। ओके, नाउ अगर हम इसको वैल्यूज लिखें तो किस तरह से, तो E की वैल्यू अभी हमने देखी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा जाएगा के क्यू वन अपॉन आर वन पी स्क्वायर। 1 से P का डिस्टेंस R1P है और डायरेक्शन R1P कैरेट हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली KQ2 अपॉन R2P स्क्वायर, R2P कैरेट हो गया, और KQ3 R3P स्क्वायर, R3P कैरेट हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं अगेन बात बता रहा हूं, के की जगह, स्मॉल के की जगह क्या लिखना है आपको, 1/4πε0, वो बेटर रहेगा लिखने। मैं शॉर्ट में लिखा हूं इसलिए इस तरह से लिखे। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बट यही अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में ढूंढना है तो किस तरह से ढूंढेंगे ये देखिए। तो सिंपल पैरेललोग्राम लगाएंगे। पैरेललोग्राम में हमें यहाँ पे E1 और E2 को सॉल्व करना है पहले। तो ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट करना है। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा क्या रहेगा बेटा, E1 प्लस E2। E1 E2 का सॉल्व हो गया। अब इसका सॉल्यूशन किसके साथ निकालेंगे हम लोग, E3 के साथ। तो E3 के साथ पैरेललोग्राम अगर हम इसका बनाए बेटा इधर इस तरह से, तो ये बन गया। और यहां से हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो ये क्या देगा हमें, E1 प्लस E2, ये जो ये वाला था, और इसका एडिशन हम किसके साथ कर रहे हैं, E3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E3। समझ में आया ना? जो नॉर्मली हम करते थे बचपन में 5 + 2 + 3 है। ओके, तो पहले हम 5 + 2 को सॉल्व करेंगे तो 7, और फिर क्या करेंगे +3, तो 7 + 3 हमारा आंसर क्या आएगा, 10। अभी बड़े हो गए तो सीधा लिखते हैं, बट अब बड़े हो गए तो यही चीज सेम रिपीट करवाने के लिए कौन आ गया, वेक्टर। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, उसका जो आंसर आएगा वो तीसरे के साथ करेंगे, इस तरह से चौथा होता तो चौथे के साथ। आया ना समझ में? बिल्कुल इजी, जो बेसिक मैथ्स है वही चल रहा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ओके, अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर n चार्जेस। अगर हम देखें बेटा, अगर यहाँ पे n चार्जेस होते तो इक्वेशन क्या हो जाता, तो सेम होता, कुछ नया नहीं। 1 2 1 1p 2p 3p 4p np तक जाता है। तो फिर मैं उसको डायरेक्टली समेशन पे लिख सकता हूं, इधर ही देख लो। कॉमन क्या आएगा, कि 1 2 3 चलेगा तो qi, i = 1 2 कहां जा रहा है, n नीचे 1p 2p 3p, तो 1i हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे 1i कैरेट। ये हो गया इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का इक्वेशन। इसमें आप पाइथागोरस और पैरेललोग्राम दोनों यूज होने पाए हैं। क्लियर है आपका कंसेप्ट बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन था, जो डेफिनेशन था, जो मेन पार्ट्स था, वो हमारा खत्म हो गया। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आगे चलते हैं। ले लिया? चलिए अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अच्छी तरह से जान ली और उसके कुछ सम्स भी अब हम कर लेते हैं, जिससे ये पक्का हो जाए बिल्कुल। अब सम करवाने का कोई मुझे मीनिंग नहीं लगता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के सम ऑलरेडी देखे हुए हैं। अब फोर्स के देखे हैं तो फील्ड के आने ही आने हैं। चलिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो सिमेट्रिक मेथड देखी थी, सेम यहाँ पे देखते हैं। एक स्क्वायर लेते हैं, उसकी साइड हम क्या मानते हैं बेटा, a। अब यहाँ पे मैंने वो स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ये a है, यहाँ b है, ये c है और ये d है। चारों पे मैंने q चार्ज ले लिया सेम, और मैंने कहा आपसे सेंटर पे फील्ड फाइंड कीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा पता है? आपका आंसर आएगा
जीरो। क्यों जीरो आएगा भाई? जीरो का रीजन देख लीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड इधर जाएगी, ई ए। बी की यहाँ पे भी प्लस क्यू यानी आउटसाइड, ई बी। यहाँ सी प्लस है, यहाँ पे भी आउटसाइड, ई सी। और ये डी है तो इसकी यहाँ पे ई डी। ओके, पक्का? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई ए, ई बी, ई सी और ई डी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। कैसे? देखिए तो भाई के क्यू अपॉन वर्टेक्स से स्क्वायर के वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो मान लेते हैं, अभी हम क्या मान लेते हैं बेटा, आर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम और ऑपोजिट तो जीरो हो जाएंगे। इसी तरह ट्राइंगल का सिमेट्री हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, हेक्सागोन का हो सकता है। क्लियर ना? तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको ये आता ही है, पक्का है बेटा। अगर नहीं आता है तो पहले वाले लेक्चर से रिपीट कर लीजिए। अब इसमें ही चेंज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे चेंज करता हूं ये देखो। इसमें मैंने इसको माइनस क्यू कर दिया और इस वाले को भी मैंने माइनस क्यू कर दिया। अब ये सेंटर पे जीरो नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? देखो, यहाँ पे आपकी जो एक ही फील्ड है जो यहाँ पे आउटसाइड बताइए, अब माइनस के कारण वो किधर आ जाएगी? इनसाइड। और सी प्लस क्यू ही है तो उसकी तो आउटसाइड है तो इधर ही रहेगी, पर जो ई है वो इधर के बजाय इधर ही आ जाएगी। और सेम डायरेक्शन है तो एडिशन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली बी के पे क्या कर दिया? इस बार माइनस कर दिया, तो माइनस यानी इनसाइड आएगी, तो यहां से बी निकल जाएगा। डी प्लस क्यू है, उसकी आउटसाइड सही है, तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? ई बी। चाहे पहले भी लिखो फिर बाद में लिखो, एडिशन तो करना है। ओके, अब इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, अब ये एक डायरेक्शन में होके हमारे पास दो वेक्टर आ गए। अब आपको पता हो तो ये जो एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे वो एंगल कितना बनाएंगे? स्क्वायर के डायगोनल्स 90, यहाँ पे 90, इसके और इसके बीच का 90 एंगल बनेगा। तो अब यानी सिंपल आप पाइथागोरस लगा सकते हो। ओके, और पाइथागोरस लगाओ या पैरेललोग्राम लगाओ, तो इस तरह से पैरेललोग्राम लगा दो तो एग्जैक्टली नीचे हमें ई इक्विवेलेंट मिल जाएगा। पक्का? बट अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा हो तो आपको एक स्मार्ट लॉजिक लगाना है, वो मैं इधर बता रहा हूं। देखो, ये सेंटर ओ है, इधर और इधर 90 डिग्री है। ओके, ईडी और ईबी का एडिशन है। अब ईडी और ईबी की वैल्यू तो सेम है, तो एडिशन में वो ट्वाइस हो जाएंगे। और इसको मैं सपोज कर लेता हूं ई, सेम है इसलिए ई मान लिया। सिमिलरली ई ए और ई सी का एडिशन करोगे, उनकी वैल्यू भी सेम है, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्वाइस ही हो गया। आ गया बेटा? आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा बेटा, 90 का एंगल है, तो जो पैरेललोग्राम है वो सीधा पाइथागोरस के हिसाब से सॉल्व होगा। दो साइड सेम है तो √2 इंटू साइड, तो यहाँ पे √2 करूंगा इक्विवेलेंट के लिए इंटू साइड। एक साइड कितनी है बेटा? 2e। तो ये हमारा आंसर। बट यहाँ पे r की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। व्हाट इज r? ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने स्क्वायर की साइड कितनी दी है आपको? a दी है, तो ये साइड भी a हो गई, ये भी a हो गई। ओके, तो ये जो डायगोनल होगा पूरा ये वाला, ये कितना होगा? √2a होगा। समझ में आया? ये पूरा कितना होगा बेटा? √2a। कैसे? तो पाइथागोरस से ये a है, ये भी a, तो डायगोनल क्या आएगा बेटा? √2a। अब सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है? r बोला है। तो r इज इक्वल्स टू इस पूरे डायगोनल का हाफ होगा। तो डायगोनल है आपका √2a और उसका हाफ करना है आपको, आंसर आपका आएगा a/√2।
√2, ये तो आता ही है ना आपका, √2, एक √2 कट तो ये बाई √2 बचा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये √2 इंटू 2 इंटू ई। ये बेटा क्या है यहाँ पे देखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है भाई यहाँ पे, ए का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर यानी 2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2kq अपॉन ए स्क्वायर। ये 2kq अपॉन ए स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है, तो 2kq अपॉन ए स्क्वायर हो गया। आंसर हमारा आएगा 2 2 जा 4, 4√2 kq अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर 0 नहीं हुआ बेटा, चेंज हो गया। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो। बढ़िया क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह से ये सॉल्व करना रहेगा बेटा। ओके, सब कुछ फ्रेम में भी सही से आ रहा है। ऐसे ही आप और भी सम्स बना सकते हो, इसी को आप अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। कौन सा तरीका, एक और बता देता हूं, देख लीजिए। यहाँ पे आपने बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, बी पे से चार्ज हटा दीजिए, बी पे से क्या कर दीजिए, चार्ज हटा दीजिए, और बी पे फाइंड करिए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही आपका, अगर एक डायरेक्शन में सेम है तो एडिशन, ऑपोजिट है और सेम है वैल्यू तो 0, और अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस या पैरेललोग्राम। चलिए एक ट्राइंगल वाला और मैं करा देता हूं। ओके, चलिए देखते हैं ट्राइंगल में क्या होता होगा। यहाँ पे ए, ये बी और ये सी है। ए पे हमने प्लस क्यू रखा है, सी पे भी प्लस क्यू रखा है, और ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल यानी सभी साइड सेम है, ये एल है, ये एल है और ये एल है। क्लियर है। अब आपको क्या पूछा क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। बी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस वही बेसिक टेक्निक जो पुरानी थी वही लगानी। प्लस क्यू का आउटसाइड, इसको हम ई ए बोलेंगे, प्लस क्यू सी पे है उसका भी आउटसाइड होगा यहाँ पे, उसको हम ई सी बोलेंगे। ये इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पैरेललोग्राम बनाओगे, ये आपको ई इक्विवेलेंट मिल जाएगा। आगे समझ में किस तरह से फाइंड होगा, बट वैल्यू की ओर से फाइंड कीजिए तो ई ए और ई सी की वैल्यू सेम रहेगी। देखिए कैसे पता चलता है, ई ए की वैल्यू क्या, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ई सी की वैल्यू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर सेम रहेगा, तो इसको ई सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ई इक्विवेलेंट जो निकालना रहेगा वो पैरेललोग्राम से ई ए स्क्वायर ई सी स्क्वायर 2EA डॉट EC कॉस एंगल कितना बन रहा था बेटा 60। अच्छा EA स्क्वायर भाई E प्लस E स्क्वायर प्लस 2, दोनों का वैल्यू सेम E माना है इसलिए मैं E लिख रहा हूं। E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 60 आपका 1/2 हो जाता है। ये 2 कट हो जाता है तो क्या आंसर आता है देखो, √3E स्क्वायर 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 √3E स्क्वायर और √3 इंटू ई, और ई की जो वैल्यू थी वो क्या थी, AQ अपॉन एल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट एट बी। हाँ, ई की वैल्यू क्या थी, KQ अपॉन एल स्क्वायर, वो रखी। ऐसे और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, पक्का करिए और इसको सॉल्व करिए। और एक और 2-3 टाइप हमारे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, वो देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और
अच्छे से नोट्स बना लीजिए। आइए बात करते हैं, एक मिलिकान नाम के साइंटिस्ट है बेटा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप का। उसके बेस पे 2 क्वेश्चन आपको बना के बताते हैं, हम लोग करते हैं साथ में, समझो। एग्जाम्पल देखो, मिलिकान का एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप वाला। उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप लिया और अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। क्लियर? कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसको। अब अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे क्या है भाई? mg, और उसके ऊपर चार्ज था मान लो +q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इस चार्ज पे क्या लग जाएगा बेटा? फोर्स कितना लगेगा? q। अब उनका क्वेश्चन समझिए। अब इसमें mg अगर ज्यादा है तो ये ऑयल ड्रॉप कहां पड़ेगी? नीचे ग्राउंड पे। ओके, बट अगर mg और qe सेम है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑयल ड्रॉप फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा क्वेश्चन है। फॉर इक्विलिब्रियम of oil drop find E। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? E। अब आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट तो बेटा पता ही होगा, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। इक्विलिब्रियम में इसका टोटल फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अब ऊपर क्यों ही है, नीचे mg है, तो QE और mg बराबर होंगे, तो QE बराबर mg लेना है। तो E बराबर आपका आ जाएगा mg/q। ये आंसर हो गया। समझ में आया? क्या हो गया बेटा? ये आंसर। अब इसमें मान लीजिए आपको वैल्यू दी हो, g की वैल्यू तो फिक्स है 10, आपको m की वैल्यू दी हो 4 × 10⁻³ -3 kg, यानी 4 मिलीग्राम। ओके, समझ में आया ना? और Q की जो वैल्यू है वो आपको दी गई हो 2 × 10⁻⁻7 कूलम, ऐसा कुछ भी दिया हो। तो ये वैल्यू आपको जो दी है वो यहाँ पे पुट करना है। कई बार वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी भी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है और प्रोटॉन का भी पता है, तो वो भी रख सकते हैं। अभी जो दिया है वो m ये रखते हैं 4 × 10⁻³ इंटू g की वैल्यू 10 अपॉन q की वैल्यू, तो q की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁷। तो सॉल्व करेंगे, ये 2 2 जा हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा भाई, इंटू 10⁻, देखिए निकालिए, ये 1 है -3 और ये 7 ऊपर आया तो 7 + 1 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो भाई 5 बचा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया? ये ऑयल ड्रॉप वाला, इसको आप याद रख सकते हो, ऑयल ड्रॉप, एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलिकान। अच्छा, कई बार इतना इजी नहीं रखते, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा हो, बट कंसेप्ट अच्छा है तो आपको आएगा वो भी। ये दूसरा टाइप का एग्जांपल आपको बता देते हैं। सेम एक सेम ऑयल ड्रॉप है और इस ऑयल ड्रॉप का नीचे मास mg। ओके, अब यहाँ पे आपको मास दे दिया है, कुछ अलग दिया है, इस बार आपको दिया है 3.2 × 10⁻³ kg, वही मिलीग्राम, 3.2 मिलीग्राम ऐसा दिया और मैंने kg में लिखता हूँ डायरेक्ट। ओके, जी तो अपना 10 ही रखते हैं, जो यहाँ पे यूज किया है वो का वही। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपसाइड है, उसकी वैल्यू आपको दी है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आपको वैल्यू दी गई है, वो है 2 × 10⁵ N/कूलम, जो यहाँ पे हमें दिख रही है, वो ही रखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑयल ड्रॉप हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू रिमूव फ्रॉम दिस ऑयल ड्रॉप, इस ऑयल ड्रॉप में से कितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे।
अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है, आपको क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आप n लिखते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विलिब्रियम और जो क्वांटाइजेशन थियरी थी उसको मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल। अब आपको पता है अगर ये बैलेंस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड mg के ऑपोजिट कुछ फोर्स देनी चाहिए। वो फोर्स कितना देगी भाई, QE। अगर QE और mg सेम होंगे तभी तो वो बैलेंस हो, समझ रहे हो ना। तो QE और mg सेम होने चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम अगेन हम क्या लिखेंगे, QE और mg बराबर होने चाहिए, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, QE mg बराबर होने चाहिए। बट उन्होंने इस बार n मांगा है, तो Q की जगह क्या लिखा जाएगा, Q की जगह लिखेंगे हम Ne, याद आ रहा है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द यूनिट चार्ज, हाँ, फंडामेंटल चार्ज E की वैल्यू याद करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, तो अब बिल्कुल इजी हो गया। अब आपको n को सब्जेक्ट बना दीजिए तो mg अपॉन E इंटू कैपिटल E हो जाएगा। m की वैल्यू देखो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, g तो आपका 10 है, E की वैल्यू आपको पता है, और जो कैपिटल E है वो दिया है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 5। देखो 1.6 यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 कट हो गया, तो क्या बचेगा, 10 की पावर ही बचेगी। देखो ये 5 है, ये 19 है, ऊपर आएगा 1 यानी 20। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरह से लिख दो, -3 इसका +1, ये 19 ऊपर आएगा तो +19 और इसका 5 का -5, और इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो ये 20 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया ना, और उसमें से 5 और 3 यानी 8 निकाल दो तो 12 आपका बच जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द ऑयल ड्रॉप टू बैलेंस दिस ऑयल ड्रॉप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ में आया, कोई डाउट इसमें? देखिए क्लियर से स्क्रीनशॉट लीजिए। सब कुछ स्क्रीन में है बेटा? अच्छा, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट आज का कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसका लास्ट और बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपके लिए तैयार किया गया है, आप देखिए, समझिए, अच्छे से मजा आएगी। अभी तक भी बिल्कुल पक्का कर लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। मैं यहाँ पे आपको पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऐसा खुद से एक नाम बना के आपको बता रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब आप किसी फील्ड में प्रोजेक्ट करते हो तो उसका पाथ कैसा होता है, उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है या नहीं होती है, ये सब हम देखते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए यहां पे पहला केस लेते हैं, तो पहला केस में आपको क्या बताया गया है ये देखिए। पहले केस में आप लिखिए पैरेलल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया। तो कैसे हम पढ़ेंगे, तो नीचे नेगेटिव है मान लीजिए, ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर आएगी और माइनस के अंदर एंटर हो जाएगी। ये दो प्लेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
डाउनवर्ड, या तो आप फ्री फॉल भी करवा सकते हो, उसका भी सम है, पर अभी हम डाउनवर्ड इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सीधा सीधा ही जाएगा। क्यों सीधा सीधा जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अच्छा सॉरी अगेन, हम इसको इलेक्ट्रॉन, ओके इलेक्ट्रॉन लिया है तो हमें उल्टा लेना पड़ेगा। अगर हमने प्लस लिया है तो हम ऐसे इसको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर, यहां से हमने इसको v वेलोसिटी दी, क्लियर, इस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन का, इसके ऊपर जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द लाइन लगेगा। कैसे लगेगा? अलोंग द लाइन लगेगा। अब अलोंग द लाइन लग रहा है इसलिए इसका मतलब ये तो इसका जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ओके, कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा, सीधा ही रहेगा, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे। अब नीचे कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूं, ये भी देख लीजिए। उसके लिए हमें इसको उल्टा कर देना है, इसको पॉजिटिव कर दो और यहाँ पे नेगेटिव कर दो। अब यहां से हम इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉल करवा रहे हैं तो वो नीचे आता है, क्योंकि अब पॉजिटिव है इसलिए इसको अट्रैक्शन, इधर फोर्स लग रहा है, तो भी वो कौन सी लाइन में आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो पैरेलल टू ई जब होता है तो उसका पाथ कौन सा हो जाता है? स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट वो मोशन करेगा पैरेलल टू फील्ड। ओके, डेविएट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डेविएट। अच्छा, उसको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा ये देख लीजिए। अगर वो प्लस चार्ज है और इस साइड जा रहा है v नॉट से और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उस पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको कितना मिलेगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना होगा? इसका चार्ज मान लीजिए q है, q चार्ज, तो QE अपॉन n, इतना उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी जब आप लिखना चाहोगे तो v इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? v नॉट प्लस at, और यहाँ पे a पॉजिटिव है क्योंकि फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इसी डायरेक्शन पे लगेगी। ओके, अच्छा अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर ही लग रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट लगेगा, यानी इसको हमने ऐसे छोड़ा v नॉट। तो इसके जो इक्वेशन आप लिखोगे v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट माइनस at। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑपोजिट में है तो इसको रिटार्डेशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? सेम, QE बाई n, सेम टू सेम, पर रिटार्डेशन होगा इससे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा देखिए, समझना है इसको, इसका जो पाथ है वो कैसे लिखा जाएगा समझना है। देखो धीरे 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 ये ऐसे जा रहा है, हमने v नॉट स्पीड से, इसकी स्पीड घटती जाएगी। एक टाइम आएगी इसकी स्पीड ऐसे चल रहा है, कोई एक टाइम पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। पर अभी भी तो फोर्स इधर ही लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और ये माइनस है, इसलिए फोर्स इस साइड ही लग रहा है, यहाँ पे भी इस साइड ही, तो फोर्स लग रहा है। तो अब ये क्या करेगा? पलटी मारेगा, यानी कि इसका पाथ वापिस ऐसे आएगा, ऐसे गया पहले फिर वापिस इधर ही आएगा। समझ में आया? तो इसका पाथ इस तरह से भी हो सकता है। तो ये और ये पॉइंट आप क्लियर से नोट करिए, समझिए। कोई डाउट हो तो मुझको पूछ लेना बेटा, थोड़ा सा डिटेल में चलना है। स्ट्रेट लाइन क्योंकि पैरेलल है। अब यहाँ पे ये वाला मैंने आपको समझा, ये तो बिल्कुल इजी है, ये वेलोसिटी बढ़ती जाती। ओके, पर यहाँ पे वेलोसिटी घटती है, फिर थोड़े टाइम के बाद 0 हो जाती है और वापिस ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन। चलिए ये केस 1। दूसरा केस क्या होता है? अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन को यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर टू ई, अगर ऐसा हो
तो ये प्रोजेक्टाइल के केस में थोड़ा सा चला जाता है, तो ध्यान से समझते हैं इसको। क्या है, मान लीजिए यहाँ पे अगेन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये इधर आएगा प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हो विथ v नॉट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। ओके, समझ में आ गया। तो ये सीधा इसका पाथ नहीं होता है, सीधा लगता है, सीधा होगा, बट ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका पाथ धीरे 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 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर निकलते टाइम वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर लेगा इन द वाई डायरेक्शन। सपोज द लेंथ ऑफ द प्लेट्स आर एल, दोनों की सेम लेंथ है। तो अब इसमें कई क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते थे बताता हूं। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, वाई डायरेक्शन की कितनी, टोटल वेलोसिटी कितनी, कितने एंगल पे निकला बाहर, डेविएट कितना एंगल से हुआ, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, यहां से यहां आने में टाइम कितना। बहुत सारे क्वेश्चन, घबराओ मत, एकदम सिंपल है। मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है, आपको पता है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लेक्चर बनाने वाला हूं उस पर अगेन, तो वो आपको देखना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी, कोई डरने वाली बात नहीं। तो हमको स्टेप वाइज चलना है इसमें। ओके, स्टेप 1, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है। अभी इतने स्टेप बढ़ जाएंगे तो मैं इसको एक घटा देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी आप देखिए, इसका इधर v नॉट है और y डायरेक्शन में जो v नॉट y है वो क्या हो जाएगा, 0। ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन में है, सिर्फ x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, v नॉट, एंड y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, अब यहां पे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम टू क्रॉस प्लेट। प्लेट्स को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो सीधा हिसाब है। देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है वो आपको अब यहाँ पे मैं बताता हूं, समझो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इसको मिलेगा, जो E कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, E कैपिटल E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन मिलेगा। किस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए ऑपोजिट, क्योंकि प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर। अब ऊपर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन ओनली वाई डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो हम v नॉट इज इक्वल टू एल बाई टी लगा सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम टू क्रॉस द प्लेट एल अपॉन v नॉट, सीधा आंसर। आपको अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए थे तो ऐसा लगता है कैसे करेंगे, देखो कितना इजी है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, वाई। यही तो प्रोजेक्टाइल था हमारा, याद आ रहा है ना, बस वही। स्टेप 2 में जब वो बाहर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है वो फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी को मैं vy लिखता हूं, ठीक है। तो vx कितना रहेगा, सिंपल v नॉट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं x डायरेक्शन में, इसलिए सेम रहेगा। अब vy फाइंड कैसे करोगे, तो vy इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at, याद आया, vy इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। यहां पे आपका आंसर आएगा vy का e बाई m, क्योंकि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, e बाई m। m e लिखा इलेक्ट्रॉन का मास, आप m भी लिख सकते हैं। और t कितना आया, देखो
L by V naught. This is the velocity in the y direction and this is x direction velocity. Okay, तो resultant velocity भी कई बार पूछते हैं. resultant velocity, magnitude of velocity बोल दो जाए. v is equals to vx square plus vy square का रूट, वो भी आपको आ गया. vx square plus vy square का रूट. vx ये रहा, vy ये रहा. और इसमें एंगल थीटा फाइंड करने के लिए अब क्या लगाइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx. सिंपल ना. vy वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये एंगल का एडजेसेंट हुआ, ये ऑपोजिट. तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स vy बाय vx. ये आपका आंसर आ गया थीटा. ये समझ में तो आया ना. यहाँ पे आप पैरेललोग्राम बनाइए, ये थीटा, ये vy है तो ये भी vy हो, तो tan थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, स्टेप 3 वो पूछेंगे आपको डिस्प्लेसमेंट. तो जब बाहर निकलेगा तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितनी रहेगी बेटा, L ही रहेगी ना. y डायरेक्शन में कितनी रहेगी, तो y डायरेक्शन के लिए आपको लगाना पड़ेगा v0y t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए जीरो हो जाएगा. और v0 इंटू टी करोगे तो v0 x के लिए आप क्या करोगे बेटा, v0 x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, पर ये तो जीरो है, v0 x v0 है. फ्रेम में तो आ रहा है ना, एक मिनट, हाँ आ रहा है. ओके, तो v0 हो गया. ये t की वैल्यू क्या है, L बाई v0, तो कट करोगे तो L ही आएगा ना बेटा, इसलिए मैंने डायरेक्टली L लिख दिया. ओके, अब y डायरेक्शन का बात करते हैं. y डायरेक्शन में ये जीरो रहेगा, बचेगा क्या, हाफ a की वैल्यू e बाई m और t स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर. ये कौन सा डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया, y डायरेक्शन. समझ में आया ना, ये y डायरेक्शन का, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही और t की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली. अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा r आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब वो यहां से बाहर निकलता है. तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन जब प्रोजेक्ट किया जाता है. अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी हो सकता है. अगर प्रोटॉन होता तो बताओ कैसे होगा, ऐसे नहीं, प्रोटॉन होगा तो ऐसे पाथ होगा. सिंपल, क्लियर है. तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत बढ़िया जेई नीट सारे कंसेप्ट ज्यादातर कवर कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.